बच्चों, आज हम आपके सिविक्स का चैप्टर 4 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। इस चैप्टर ये है आपके सिविक्स में पेज नंबर 42 पे और ये है आपका लेक्चर 125। सो अंडरस्टैंडिंग लॉज, लॉज को समझना। ठीक है, लॉज हमें पता है कानून बहुत सारे होते हैं। आपको पता होगा कि कुछ लॉज होते हैं जैसे कि एज ऑफ मैरिज, भाई मैरिज की एज क्या है उसका लॉ है। एक पर्सन वोट कब कर सकता है उसका लॉ है। फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी लॉज हैं। और ये सब लॉज बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाती है। सो आपको क्या लगता है, क्या ये लॉज सब पे लागू होते हैं? और नए लॉज कैसे बनते हैं? कुछ नया कानून बनाना हो तो कैसे बनेगा? कोई ऐसा लॉ भी आया है जो कि लोगों को अच्छा ना लगा हो, कंट्रोवर्शियल हो। और अगर व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू, अगर कोई ऐसा लॉ आ जाए जो हमें पसंद ना हो तो तब हमें क्या करना चाहिए? सो चैप्टर आपका 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज चालू हो रहा है 43 पेज से। ये सारे क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर में आप आंसर करोगे, जो आप समझोगे। सो पहला हमने पेज 43 हम देख रहे हैं। सो पहला सवाल था, डू लॉज अप्लाइज टू ऑल, क्या नियम सब पे लागू होते हैं? तो देखो यहाँ एक सिचुएशन दी हुई है। इस सिचुएशन में आपने देखा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मतलब गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसका पिता उसको छुपने में मदद कर रहा है। उसके बेटे ने कोई क्राइम किया है और कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा दी है, पर उसका पिता क्योंकि पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो उसको छिपने में मदद कर रहा है, मतलब भगाने में मदद कर रहा है। अब ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ के आप मुझे बताओ, क्या ये लॉ का उल्लंघन नहीं है, वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है? जब ये लॉज बनाए गए थे, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए थे, सो जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो सारे मेंबर्स थे, लोग थे, उन्होंने एग्री किया था कि देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब भी इंडिया आजाद होगा तो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होगा। आर्बिट्री मतलब अनजस्ट, ठीक है, भेदभाव वाला लॉ नहीं होगा। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द, इसलिए उन्होंने बहुत सारी लागू की चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसकी वजह से जो लॉ का रूल है वो सही रहे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इन्होंने लिखी थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उन्होंने लिखा था कि ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, सारे लोग इंडिपेंडेंट, ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिलो लॉ, बिफोर द लॉ। सारे जो जितने भी लोग हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो सारे इक्वल हैं लॉ के सामने। आज मैं जो लाइनिंग है कर्ल में करूंगी ताकि आपको पता लगे। सो पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है पर्सन्स को, पर्सन्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी भी तरह से आप भेदभाव नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, सो द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ठीक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबाउ द लॉ। इस लॉ का मतलब क्या हुआ कि जो लॉ है वो सब पे लागू होता है और कोई भी जो है लॉ से ऊपर नहीं है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई अमीर आदमी, कोई प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। कोई भी क्राइम या लॉ को कोई तोड़ता है, उसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होगी और एक प्रोसेस होगा जिसमें अगर पर्सन को गिल्टी पाया गया तो उसे उस पे प्रोसेस चलाया जाएगा। पर क्या हमेशा ऐसा होता है जो गिल्टी पाया जाता है, क्या उसको हमेशा सजा मिलती है? अगर आप पुराने जमाने की बात करें, इन एंशिएंट इंडिया, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो लोकल लॉज की धज्जियां उड़ाते हैं, ओवरलैप करते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इन एडमिनिस्ट्रिंग दिस लॉ। कम्युनिटीज इन लॉज को अपने फायदे के लिए उल्टा सीधा करती हैं। कुछ केसेस में तो ऐसे होता है, पेज नंबर 44, कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि पनिशमेंट जो 2 लोगों को मिली है एक ही क्राइम के लिए मिली है, पर क्योंकि उनकी कास्ट अलग है या सब कुछ अलग है, तो जिसकी कास्ट कम होती है उसको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा पेनल्टी पड़ती है।
और भाई जो दूसरी कास्ट का है, जो थोड़े हायर कास्ट का, उसको कम सजा मिलती है। पर आपको पता होगा जब अंग्रेज आए, ठीक है, सो अंग्रेजों को ये जात पात नहीं पता था उस टाइम, ठीक है, उनको गोरा काला पता था पर जात पात नहीं पता था। तो ये वाली चीज कॉलोनियल पीरियड में, ये वाली जो भेदभाव वाली चीज, लॉ में भेदभाव वाली चीज जाति के हिसाब से कब बदली? कॉलोनियल। तो ये अंग्रेजों का ये एक फायदा भी था। दिस slowly began to change of law began to further evolve during the colonial period। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान ये बदला। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही ये लॉ की भाई कानून होना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। सो इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ये ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ही थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ इन इंडिया लाया। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल, मतलब इस पे हिस्टोरियंस का आज तक झगड़ा चल रहा है। पहला ग्रुप है हिस्टोरियंस का, वो ऐसे बोलता है कि कॉलोनियल लॉ ऐसे ही आ गया, आर्बिट्री, पता किसी ने सोचा और आ गया। और सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉलोनियल लॉ मतलब वो लोगों ने, कॉलोनी मतलब ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने लॉ कैसे लाया भाई? अपने मतलब के लिए, या ऐसे ही आ गया। और सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत इसमें इनका हाथ है। इंडियन नेशनलिस्ट प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलप लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। जब इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स का राज था तो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत मतलब साथ दिया लॉ को मेंटेन करने के लिए। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन एक्ट क्या है? तो देखो ये आर्बिट्रीनेस का मतलब क्या है भाई? एक एग्जाम्पल आर्बिट्रीनेस मतलब नाइंसाफी। तो नाइंसाफी का एक जो ब्रिटिश कानूनों में एक नाइंसाफी का सबसे बड़ा नमूना है सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 ये सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स की नाइंसाफी का वो है कि भाई ये लोग कुछ लॉ में कुछ बहुत भेदभाव करते थे। अभी सेडिशन एक्ट क्या है? सेडिशन एक्ट आपकी दी हुई है पेज नंबर 51 पे दी हुई है। पेज 51 पे सेडिशन एक्ट है। सेडिशन एक्ट क्या है? सेडिशन एक्ट के अंतर्गत आप जो है ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लागू की थी कि किसी भी नेता को आप पकड़ सकते हो बिना किसी ट्रायल के, कुछ भी आप उसको जेल में रख सकते हो। सेडिशन एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लाया था। अंडर द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 द ब्रिटिश हैड अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूटेड sedition, and what this meant was that they could arrest and detain any person they wanted under this act। किसी को भी वो लोग पकड़ लेते थे, किसी को भी जेल के अंदर डाल देते थे। सेडिशन एक्ट ऐसी थी 1870। सो ये ब्रिटिशर्स की एक्ट थी जो कि आर्बिट्री थी। आर्बिट्री मतलब अनजस्ट थी। इसका मतलब एकदम कहते हैं ना भाई इंसाफ नहीं था ऐसी एक्ट में। सो मतलब सेडिशन का मतलब क्या है? सेडिशन का मतलब एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल। मतलब कोई अगर इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई इंडियन प्रोटेस्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको तुरंत पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिशर्स को, और वो भी फाइट करने लगे इक्वालिटी के लिए, और वो इस पूरे लॉ को ही बदल देना, सेडिशन एक्ट को इंडियंस बदल देना चाहते थे। पेज 45 पे लॉ फ्रॉम सेट ऑफ रूल्स दैट वर फोर्स्ड टू। तो हमारे जो इंडियंस थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो जो हमारे नेशनलिस्ट मतलब जो क्रांतिकारी इंडियन भारतीय क्रांतिकारी थे, वो उन लॉज को बदलना चाहते थे जो जबरदस्ती उनसे ये मतलब जो उनसे कराए जा रहे थे एक्सेप्ट। 19th सेंचुरी की एंड में जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था वो और भी मतलब अब कॉलोनियल कोर्ट्स जो ब्रिटिश की कोर्ट्स थे, अब वहां पे मतलब उनकी भी रिस्पेक्ट होने लगी, और वो उन्हीं लॉज का सहारा लेते थे, नियमों का सहारा लेते थे। भाई जो लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं कि वो लॉ इंडियंस के लिए भी होने चाहिए। जो जजेस थे, जो अगर इंडियन जजेस होते थे, अगर वो जजेस होते थे तो वो भी अच्छे डिसीजंस लेते थे।
इसलिए बहुत सारे तरीके थे जिसमें इंडियंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया लॉ को बनाए रखने में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। मतलब ब्रिटिशर्स के दौरान देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड्स। मतलब कैसे कैसे वो लोग मतलब करते थे, तो वो खुद मतलब प्रोफेशंस, इंडियन लीगल प्रोफेशंस, खुद लॉयर वगैरह बन जाते थे, खुद जज बनते थे, और वो मतलब लॉज को यूज करने लगे डिफेंड करने के लिए। ठीक है, इस तरह से मतलब जो इंडियंस हैं वो लोग इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने मतलब लॉ में एक बहुत बड़ा हाथ उनका रोल रहा कॉलोनियल पीरियड के दौरान। ठीक है, विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, मतलब 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, वो एक्चुअली फाउंडेशन बना, फाउंडेशन मतलब नींव बना, जिसपे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस पे लॉ बनाने लगे। ठीक है, with the adoption of constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज पास करते हैं और मतलब हर साल वो मतलब लॉज को देखते हैं और नए नए लॉज बनाते हैं। हमारे क्लास 6 की बुक में आपने हिंदू सक्सेशन, क्लास 6 में जो आप पढ़ के आए हो, आपने एक नियम के बारे में पढ़ा है, उसका नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा है। इस लॉ के हिसाब से सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। ये लॉ आप याद भी कर लो, कौन सा लॉ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। एक कानून लाया गया था, हिंदू कानून था, उसमें क्या था, इस नए नियम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स, डॉटर्स, बेटे बेटियां, माएँ, सबका फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा है। ऐसे नहीं कि भाई बहनों का नहीं है, सबका इक्वल हिस्सा है। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। कभी कभार कानून इसलिए भी बनते हैं, Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. तो कैसे पता लगता है कि ये लॉ जरूरी हैं? How do people come to think, propose that a new law is necessary? कैसे पता लगता है कि एक नया कानून जरूरी है? आप इसके बारे में और पढ़ोगे। नए लॉज बने हैं भाई, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी लॉज बने हैं। कैसे लोगों ने ये लॉज के बारे में सोचा और कैसे समझ आया कि नया लॉ जरूरी है, नया कानून जरूरी है, तो आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? नए नए लॉज आते कैसे हैं, नए लॉज सोचे कैसे जाते हैं? तो देखो, पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मेकिंग लॉज। ठीक है, पार्लियामेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये करा जाता है, और ये अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स में होता है, और मतलब पता लगता है कि भाई किस ग्रुप के लिए कौन सा लॉ बनाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रोल पार्लियामेंट का क्या हो जाता है, इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। पार्लियामेंट को सेंसिटिव होकर सोचना पड़ता है इशू के बारे में। जैसे अब देखो, जैसे एक स्टोरी है, वो पढ़ के आपको पता लगेगा कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू अत्याचार, was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू था, पार्लियामेंट के आगे वो लाया गया और फिर ये आगे जाके ये एक कानून बना। डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? पहले डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब समझते हैं। ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस दिया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल। ठीक है, तो जब कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब अगर कोई नुकसान पहुंचाए, धमकी दे या नुकसान पहुंचाने की धमकी दे एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड। ठीक है, स्पेशली हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर वो
नुकसान पहुंचाने की धमकी दे या नुकसान पहुंचाए। सो इंजुरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। तो दो तरह से इंजर किया जा सकता है डोमेस्टिक वायलेंस में, या तो फिजिकली बीटिंग अप, कोई मारता हो अपनी बीवी को, या तो उसको इमोशनली अब्यूज करता हो, गाली गलौज करता हो बीवी के साथ, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ठीक है, गाली गलौज करना, मारना, दोनों डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अब्यूज ऑफ द वुमन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक। सो औरत को तीन तरह से अब्यूज, मतलब लॉ में बोला गया तीन तरह से अब्यूज में आता है। वर्बली, भाई उसको आप बुरा बोल रहे हो, सेक्सुअली और इकोनॉमिकली। ठीक है, ये तीनों तरह से अब्यूज होता है, मतलब तीनों तरह से उसको शोषण करता है अगर कोई, इन तीनों में से किसी भी तरह से। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमन। सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में एक एक्ट आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। वो जो है वो डोमेस्टिक शब्द, ठीक है, वो जो डोमेस्टिक शब्द है उसका मतलब समझाती है टू इंक्लूड ऑल वुमन, मतलब डोमेस्टिक में सब सारी औरतें आ गई जो कि किसी के साथ रहती हैं, मतलब कोई भी मेल मेंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है पति, कोई भी मेल मेंबर है और कोई वायलेंस कर रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन। डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। इंजरी कैसे कैसे हो सकती है, इंजरी में बी कॉज्ड फिजिकली बीटिंग अप द वुमन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। ठीक है, किसी भी तरह से इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा लॉ आया, सो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमन who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। ठीक है, सो ये द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000 एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड विद द मेल मेंबर हु इज प्रिपरेटिंग मतलब वायलेंस करता है, वायलेंस मतलब मारधाड़, ठीक है, हिंसा। सो ये जो डोमेस्टिक द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, तो वो आया कैसे। ठीक है, आप देख रहे हो 2005 में ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, तो आज क्या चल रहा है 2020, ठीक है 2020 चल रहा है, सिर्फ 15 साल पहले ये लॉ आया है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। सो ये लॉ आया कैसे, तो देखो हम मतलब 2005 तक घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई भी नियम नहीं था। सो यहाँ देखो पेज नंबर 46 पे एक स्टोरी जैसा है, द डेली न्यूज़पेपर है और उसमें बड़ी ब्रॉड वर्ड्स में हेडलाइन है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ड। लिखा हुआ है कि 2005 जो कानून है औरतों के खिलाफ घरेलू हिंसा का, वो पास हो गया है। अब यहाँ दो लेडीज बात कर रही हैं अक्टूबर 2006 में। ठीक है, अक्टूबर 2006 में ये एक्ट 2005 लॉ पास हुआ था। सो दो लेडीज बात कर रही हैं, एक बोल रही है शाजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, पूछ रही है शाजिया तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, ये औरतों के लिए बड़ा दिन नहीं है। सो दूसरी सामने बोलती है कि सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मतलब हिंसा मुक्त घर भी होंगे जिससे हर किसी को फायदा होगा। उसने कहा इतना लंबा समय लग गया ये लॉ बनने में। ठीक है, ये लॉ कब से बन जाना चाहिए था। कुसुम और शाजिया कौन है, कुसुम और शाजिया एक वुमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, औरतों के लिए संस्था में काम करती हैं और उनको पता है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैसे पास हुआ, मतलब ऐसी ऐसी संस्थाओं की वजह से, औरतों वाली संस्थाओं की वजह से ये जो नया लॉ था 2005 का, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ। ठीक है, अगर हम 2005 के पहले की बात करें, ठीक है, जब 2005 से पहले जब ये कानून नहीं आया था तब क्या था हालत, तो अप्रैल 1991 में अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस,
मतलब ये औरतें जो इनकी संस्थाएं, मतलब ये संस्था में ये जो शाजिया और कुसुम बैठती थी जिस संस्था में, तो वहाँ औरतें कंप्लेन लेके आती थी। तो एक औरत आई, एक औरत ने कहा कि मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, माय हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरे पति मुझे मारते हैं और मैं किसी को बोल नहीं पाई हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे पर नहीं रह सकती हूँ और मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। फिर एक बूढ़ी औरत उनके ऑफिस में आई, वो बोलती है मुझे मेरे बेटा बहू गालियाँ देते हैं और मैं बैंक अकाउंट में मेरा नहीं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे डर लगता है मुझे घर से ना निकाल दें। और मतलब जो कंप्लेनेंट्स होती थी, जो इनके पास औरतों वाली संस्थाओं के पास आती थी, अप्रैल 1991 की बात है, सो वो पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती थी और पर वो ये हिंसा रोकना चाहती थी। तो और कोई बोलता था कि हमें अलग नहीं होना है इनसे, बस ये हमें हिंसा रुकवानी है। पर जो तब लॉ था वो क्रिमिनल लॉ था, मतलब क्रिमिनल, भाई बड़े बड़े जो बड़े अपराध होते थे उनमें वो लॉ में ये नहीं आता था, ठीक है। घर में अगर कोई मार रहा है या घर में आपको अब्यूज कर रहा है, सो वो तब इंक्लूड नहीं होता था 1991 में। ये सब कब इंक्लूड होना चालू हुआ? 2005 में। सो इन ये जो संस्थाएं हैं, ये औरतों वाली संस्थाएं हैं, 1990s में, मतलब पूरा 1990s, 91, 92 इन उन्होंने आवाज उठाई, सारी जो जितनी भी औरतों की संस्थाएं हैं आवाज उठाई कि नया कानून लागू हो। सो इन्होंने टेस्टमनी मतलब सबकी आप बीती सुनी सारी औरतों की, और उन्होंने देखा कि औरतों को प्रोटेक्शन चाहिए, कि उनके साथ हिंसा ना हो और वो एट द सेम टाइम एक ही घर में रहें और उन्हें रिलीफ हो, ठीक है। सो उनको एक नए सिविल लॉ की जरूरत है, ठीक है। 1990 मतलब ये आराम से लॉ नहीं पास हुआ, 91 से कोशिश चल रही थी कि ऐसा कोई कानून आए। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि लॉ को बनने में कितने साल लग गए। 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटीज आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। 1999 में कुछ लॉयर्स इकट्ठे हुए, कुछ लॉ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, कुछ एक्टिविटीज इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलके एक मतलब एक बिल तैयार किया, बिल इन द सेंस एक रूल लॉ तैयार किया और वो उन्होंने पूरे देश में फैला दिया, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ था? डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी उस बिल में, कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है? फिजिकल, ठीक है, फिजिकली कोई मारता, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। इकोनॉमिकली, ठीक है, अगर कोई इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। सेक्सुअली अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। वर्बली भी कोई अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। एंड इमोशनली भी, इमोशनल अब्यूज, मतलब किसी भी तरह का अब्यूज, किसी भी तरह का अब्यूज, ये सब उन लॉयर्स ने लिखा था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होता है। सो ये लॉ, द लॉ शुड कवर एनी वुमन, किसी भी औरत पे, ऐसे नहीं किसी वाइफ, मदर, वाइफ, सिस्टर, सब पे ये लागू होता है डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ। दिस लॉ शुड कवर एनी वुमन लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस। अगर वो डोमेस्टिक मतलब अगर औरत किसी के साथ किसी घर में रह रही है तो वो ये डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। उनको किसी भी हालत में उस घर से निकाल नहीं सकते हैं। व्हाट अबाउट सम मॉनिटरी रिलीफ? अब पैसे का क्या, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से, इस लॉ से उनको चलो कोई भाई उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, वर्बल अब्यूज नहीं होगा, फिजिकल नहीं, किसी भी तरह का अब्यूज नहीं होगा, पर मॉनिटरी पैसा कैसे मिलेगा उन औरतों को? तो अब औरतों की जो संस्थाएं हैं, पेज नंबर 47, द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। तो उनको ये लॉ थोड़ा कम समझ आया, मतलब उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन सही थी, पर अभी उनको और इस लॉ में और औरतों के लिए चाहिए था। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। पर अभी उसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का सोच रही थी पार्लियामेंट में, और 2002 में पार्लियामेंट में ये बिल प्रस्तुत किया गया कि ये बिल औरतों के लिए पास करना है, ये लॉ पास करना है। फिर जब औरतों की संस्थाओं ने देखा ये बिल पढ़ा, तो ये 2002 के लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो ये औरतें चाह रही थी, मतलब जो ये संस्थाएं चाह रही थी वैसा कुछ भी नहीं था इसमें। तो उन्होंने फिर ऑनलाइन पिटीशन की, मतलब ऑनलाइन सारी औरतों ने फिर से शिकायत दर्ज की इस लॉ के खिलाफ, सबने मिलके आवाज उठाई। बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सामने आई, और उन्होंने अपनी बात रखी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने।
सो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई इसमें जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी है उससे हम सहमत नहीं हैं। तो और भाई लॉ में द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी, भाई इसमें एक और चीज इंक्लूड करो कि भाई बच्चों की टेम्पररी कस्टडी औरत को मिलनी चाहिए, वैसा था इस लॉ में। सो दिसंबर 2002 में द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा। फिर मतलब सारी औरतों ने, जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने बात किसके सामने रखी, 2002 दिसंबर में स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखी। और ये बातें सुन के राज्यसभा में ये बात और लोकसभा में ये बात कही गई। तो इसमें कमेटी की रिपोर्ट ने इन औरतों के ग्रुप्स की बहुत सारी बातें एक्सेप्ट की और फाइनली अ न्यू बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005। मतलब 2002 में ऑलरेडी एक वुमेन बिल आया था, एक लॉ आया था, पर ये मतलब वो संस्था, जो औरतों की संस्थाएं हैं, उनको ये बिल कम लगा, उनको लॉ कम लगा, वो उसमें सब कुछ चाह रही थी। आफ्टर बीइंग पास इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा में ये लॉ पास हुआ, इट वॉज सेंट टू द प्रेसिडेंट। वो आपको पता ही है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2000। फाइनली ये लागू किया गया 2006 में, ठीक है। 2006 में जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया, ठीक है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2006, अक्टूबर 2006 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सो उसमें व्हाट इज दिस न्यू लॉ, एक जने ने पूछा प्रेस में, इन संस्थाओं से पूछा कि लॉ है क्या। सो दिस लॉ इज द फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो लॉ में क्या है, ये संस्थाएं क्या बता रही हैं, लॉ में एक औरत का अधिकार एक वायलेंस फ्री होम, ठीक है, किसी भी तरह के हिंसा बिना का घर, एंड प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ, मतलब इस लॉ के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एग्जैक्टली है क्या वो डिफाइन किया गया है। सो दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन। ये एक ऐसा लॉ है जिससे करोड़ों औरतों को रिलीफ मिलेगा। वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, डॉटर, सिस्टर, जो भी घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं घरों में, सो ये लॉ उनके लिए है। सो दिस लॉ वॉज पास्ड इन 2005 और फिर ये लागू हुआ 2006। सो दिस लॉ इज दिस लॉ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज ये क्यों एक बहुत बड़ा कदम था सरकार का, क्योंकि इसमें औरतों का अधिकार है जिसमें वो साथ में रहना चाह रही, रह सकती हैं। वुमन को प्रोटेक्शन भी मिलता है, भाई उनको, उनके साथ कोई हिंसा ना हो, और वुमन को मॉनिटरी रिलीफ, मतलब पैसे, वो उसमें देखो पहले वाले लॉ 2002 वाले लॉ में पैसे की कोई बात नहीं थी। सो वुमन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस, मतलब उनको मेडिकल कॉस्ट, उनको जो भी पैसे की फाइनेंशियल नीड है, ये लॉ में वो भी कवर होता है। अब एक और, मतलब ये संस्थाएं कह रही है 2006 में जब ये लॉ एक्ट हुआ, अब इन संस्थाओं के लिए एक और बात आई क्या, अब भाई गवर्नमेंट ने ये लॉ तो पास कर दिया है, अब हमें क्या करना है, अब जागरूक करना है औरतों को, ठीक है। सो वो था 2005, आज है 2020, 15 साल हो गया है, और मोस्टली सब औरतों के अपने इस अधिकार के बारे में पता है। दिस इज द लॉ 2005 का नियम है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ, लॉ का नाम है, इससे पहले देखो 2005 में एक और लॉ आया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें मतलब प्रॉपर्टी पे हर किसी का इक्वल अधिकार है, वो वैसा लॉ था। और इसके बाद ये जो 2005 में एक और नियम आया जो कि औरतों के लिए था, जो ये देखो पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है, इसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। मतलब औरतों का डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, हर, मतलब फिजिकली बीटिंग, इमोशनली अब्यूजिंग, सेक्सुअली, इकोनॉमिकली, वर्बली, ठीक है, गाली गलौज भी इसी में ही आती है, मतलब किसी भी तरह से किसी भी औरत को आप हार्म नहीं कर सकते हो। दिस इज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये कानून है, ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा गया है कि औरतें, ऑफन वुमन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स। जब भी औरतों पे कोई अगर अत्याचार होता है या उन्हें गाली गलौज दी जाती है तो उन्हें विक्टिम्स के रूप में देखा जाता है। विक्टिम्स मतलब भाई वो कहते हैं विक्टिम्स हैं, ठीक है, पर बट वुमन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशन। औरतें
सरवाइव कर जाती हैं ऐसी ऐसी सिचुएशन को, तो इसलिए उन्हें सर्वाइवर कहा जाना चाहिए, विक्टिम्स नहीं। तो आप देखोगे आजकल विक्टिम नहीं कहते, सर्वाइवर कहते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवर्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये वुमेन का लॉ पास हुआ। मतलब आपने देखा अमेंडमेंट एक्ट, औरतों का बिल किस तरह से हमारे देश में पास हुआ। अब हम देखते हैं पेज नंबर 49 पे। सो आप देख सकते हो कि ये जो लॉ पास कराने में किसका अधिकार था, ठीक हाथ था, वो था, ठीक है। जो सारी औरतों की संस्थाएं हैं वो आगे आई, पर इसमें जो रोल ऑफ सिटीजन्स था वो भी क्रूशियल था, ठीक है। हमारे जो सिटीजन्स का रोल था ये लॉ पास कराने में, वो भी बहुत बड़ा हाथ था, ताकि पार्लियामेंट सेट कर पाए, फ्रेम कर पाए लॉज, ठीक है। पार्लियामेंट को पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब जिनके साथ बीत रही है उनको पता है। सो वो लॉ उनको किस तरह से सेट करना है, मतलब लॉ किस तरह से सेट करना है, वो पार्लियामेंट को कौन आइडिया देता है, हम लोग ही, सिटीजन्स ही आइडिया देते हैं। मतलब पहले तो लॉ की जरूरत क्या है, और पास होने तक हर स्टेज में लोगों की आवाज वो बहुत क्रूशियल होती है। और वो कैसे सुनी जाती है, लोग अपनी आवाज कैसे सुनाते हैं, टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, मतलब जो हफ्ते हफ्ते न्यूज़पेपर वीकली या मंथली छपते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो के थ्रू, लोकल मीटिंग, छोटी मोटी मीटिंग्स। सो इससे मतलब पता लगता है भाई पार्लियामेंट में ये रूल पास करना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है। सो इस तरह से कानून, मतलब नियम ऐसे ही पास नहीं, किसी को प्रॉब्लम होती है और वो बात अगर ऊपर पहुंचाई जाती है तो ये नियम पास होते हैं। अब एक और नियम है जो कि इंडिया में नहीं था, ये भी साइड में आपकी बुक में दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा इंसिडेंट है। सो ये एज यू रीड इन द अर्लियर ऑन द रूल ऑफ लॉ, इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज आर्बिट्रेरी एंड रिप्रेसिव लॉज बीइंग इन्फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश। आपको पता है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो हमारे आगे हमने जी इंडियन नेशनलिस्ट की बात की कि वो कैसे अपोज करते थे ब्रिटिशर्स को भेदभाव के लिए। सो हिस्ट्री ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज, भारत में ही नहीं इवन फॉरेन में भी अलग अलग कम्युनिटीज ने बहुत सहन किया है। तो ऐसा ही एक आपने 7th स्टैंडर्ड की बुक रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ा था। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी और उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया था एक वाइट मैन को ऑन 1 दिसंबर 1955, ठीक है। मतलब एक लॉ चल रहा था वहां पे, मतलब वहां पे एक लॉ चल रहा था, तो वहां पे भेदभाव वाला लॉ था, सेपरेशन वाला, कि भाई अगर आप काले हो तो आपको मतलब गोरों को पूरा रिस्पेक्ट देना है। तो रोजा पार्क एक औरत थी, उन्होंने वो उस लॉ के खिलाफ हो गई। मतलब ऐसा था कि कोई गोरा दिखे तो आपको तुरंत उठ के अपनी सीट उसको ऑफर कर देनी है, पर वो अपने पे अड़ी रही। एक छोटी सी सीट थी पर उसने ऑफर मतलब उसने नहीं दी वाइट मैन को, बैठी रही। 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क ने ये किया। और वो किस लॉ के खिलाफ उसकी आवाज थी, वो थी सेग्रीगेशन, सेपरेशन का जो लॉ था, जिसमें वाइट्स और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में सारा सब कुछ डिवाइड कर दिया गया था। भाई वाइट के लिए अलग नियम और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग। सो उसने एक रिफ्यूज किया ना, उससे मतलब ये एक जन आंदोलन बन गया, सिविल राइट मूवमेंट बन गया। और आखिर एक एक्ट पास हुआ 1964 में, जिसमें अगर आप किसी से रंग के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते हो यूएसए में, ठीक है। सो एक रोजा पार्क का ये किस्सा है। मतलब आप देख सकते हो पब्लिक ही नए लॉज बनाने में मदद करती, वरना सरकार में बैठे हुए लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता है। अब अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज, कभी सरकार ऐसे लॉज भी पास करती है जो पब्लिक को नहीं समझ आते, जो उनको गलत लगते हैं। सो अब कई बार पार्लियामेंट ऐसे भी लॉज पास कर देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर होते हैं। अ लॉ कैन बी कंसिडर्ड वैलिड एंड हेंस लीगल बट इट कैन कंटिन्यू, भले वो सही होता है, कानूनन भी सही होता है, पर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, तो इसलिए लोगों का हक है कि वो क्रिटिसाइज भी करें, वो पब्लिक टीवी में जाके बोलें, ठीक है। सो डेमोक्रेसी, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, सिटीजन्स अपनी अगर कोई लॉ है जो उनको पसंद नहीं है, जो लग रहा है कि हमको दबा रहा है, वो अपने आप को खुला बोल सकते हैं। सो जब बहुत सारे लोग अगर किसी गलत लॉ के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो प्रेशर कहाँ पड़ता है, पार्लियामेंट पे जाके पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज हैं
ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट ट्रेंडिंग इलीगल। अब थोड़े ऐसे कानून भी हैं जिसमें मतलब म्यूनिसिपालिटी के कानून है, उसमें क्या है कि भाई जो रेड़ी वाले हैं, छोटे मोटे रेड़ी वाले होते हैं, हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो अगर खड़े रहते हैं कहीं म्यूनिसिपालिटी के आजू बाजू तो वो इलीगल है, ठीक है। तो पर मतलब देखो, अब ये लॉ सही है कि ठीक है भाई पब्लिक को रास्ता चाहिए आने जाने का, पर ये बात भी तो सही है ना कि जो हॉकर्स हैं और वेंडर्स हैं वो इतने सस्ते दामों में खड़े होके बेचते हैं बाजार में, मतलब सस्ता भी बेच रहे होते हैं और वो उनका लिवलीहुड है। सो अगर एक ग्रुप खुश है किसी लॉ से, ठीक है भाई, वहाँ अगर भीड़ कम हो रही है, पर एक ग्रुप दुखी भी है क्योंकि उनको महंगी चीज़ें जाके सामान से दुकानों से लेनी पड़ती है, वो रेडी वाले ज़्यादा सस्ता बेचते हैं। सो ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं कभी कभी जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे झगड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसे लगता है कि लॉ सही नहीं है, वो सीधा कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। कोर्ट के पास पूरा हक होता है लॉ को चेंज करने का, लॉ को कैंसिल करने का, अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लगता नहीं है ये लॉ, हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से लॉ नहीं है, तो कोर्ट के पास पूरा हक है। अब देखो, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। जब लोगों को कोई कानून पसंद नहीं आता है तो अलग अलग तरीका होता है लोगों का प्रोटेस्ट करने का, लोग अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करते हैं। क्लास 7 की बुक में आप पढ़ के आए हो कि किस तरह से लोग कैंपेन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि वो किसी नियम के खिलाफ हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिखा है अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, हमें अरेस्ट कर लो, ठीक है। सो ऐसा कुछ मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ें कर करके वो लोग खुद को प्रोटेस्ट दिखाते हैं। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आपका जो रोल है, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ वोट दे के आ गए तो आपका रोल वहीं ख़त्म नहीं हुआ। Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel। हमें क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर्स देखते रहना है, मीडिया चैनल्स देखते रहने हैं, ताकि हमें पता लगे हमारे जो MPs हैं, जो हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हैं, वो सही काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो हम क्रिटिसाइज करें, ठीक है। Thus, what we should bear in mind is that the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative function properly। पार्लियामेंट कब अपना काम सही करेगी, जब हम एज अ सिटीजन हमारा काम करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस। पेज नंबर 49 पे हमने थोड़ा सा टिक नहीं किया था, वो कर लेते हैं अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज में। सो थोड़ा सा उसमें टिक कर लेते हैं। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल। कई बार लॉ वैलिड होता है, लीगल होता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। कई बार लोगों को कोई लॉ नहीं समझ भी आता है, उन्हें हार्मफुल लगता है। Hence people might criticize this law, hold public meetings, write about in newspapers, report to TV news channels etc। ठीक है, सो लोग उसके खिलाफ चिट्ठियां लिख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में जाके बोल सकते हैं। और जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा कानून है, इन अ डेमोक्रेसी लाइक अवर्स सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। हमारी डेमोक्रेसी में तो आप ओपनली मना कर सकते हो कोई भी लॉ नहीं मानना हो तो, ठीक है। सो इस तरह से कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर लॉज हैंडल किए जाते हैं। बच्चों, अभी कुछ आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अंदर बुक के अंदर क्वेश्चंस है। पेज 45 पे क्वेश्चन है, पेज 45 आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। स्टेट वन रीजन व्हाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वाज आर्बिट्रेरी। On what ways does the Sedition Act of 1870 contradict the rule of law? एक कारण बताओ कि जो सेडिशन एक्ट 1870 में ब्रिटिशर्स ने पास की थी वो आर्बिट्री थी। आर्बिट्री मतलब भेदभाव वाली थी या हिटलर जैसी थी, डिक्टेटर जैसी थी। और किस तरह से ये जो सेडिशन एक्ट थी 1870 की, वो कानून के खिलाफ कैसे जा रही थी। सो आंसर है द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वॉज आर्बिट्री। वो क्यों हिटलर जैसी थी, डिक्टेटर जैसी? बिकॉज अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड। किसी को भी अरेस्ट करके किसी को भी सजा सुना सकते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका पेज 48 पे है, एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है, अंदर मतलब जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर एक क्वेश्चन, पेज 48 पे है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है? लिस्ट द 2 राइट्स दैट द न्यू लॉ हेल्प अचीव फॉर वुमेन हु आर सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करो और बताओ कौन से 2 अधिकार दिए हैं इन औरतों को, इन जो सर्वाइवर औरतें जिन्होंने वायलेंस झेला है उन औरतों के लिए कौन से नए 2 अधिकार दिए हैं सरकार ने। सो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एडल्ट मेल यूजुअली हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। मोस्टली जब हस्बैंड अगर वाइफ को इंजरी कर रहा है, हार्म कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, किसी भी तरह से धमका रहा है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमन, कैसे आप घायल कर सकते हो औरत को? एक तो उसको मार के, और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, उसको गाली गलौज देख के भी मतलब औरत को जख्मी किया जाता है। ऐसे नहीं सिर्फ मारा, बुरा बोलने से भी आप किसी औरत को जख्मी कर रहे हो। इमोशनल अब्यूज ऑफ वुमन इंक्लूड्स वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज। इमोशनल में क्या क्या आ गया? सो वर्बली मुंह से गाली देना, सेक्सुअली उसका कुछ मतलब सेक्सुअली उसको हार्म करना, या इकोनॉमिकली उसके पैसे ले लेना, ठीक है। सो इस तरह से औरत को 3 तरह के अधिकार दिए हैं, मतलब ये अधिकार और ऊपर कि आप उसको मतलब उसको हैरान नहीं कर सकते हो औरत को, ठीक है। फिर 3rd नंबर, अच्छा ये तो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब राइट्स कौन सी मिली हैं औरतों को नए लॉ के साथ? सो द 2 राइट्स द लॉ हेल्प अचीव फॉर वुमन हु आर सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस, मतलब जो दो राइट्स मिले हैं औरतों को, ठीक है। कौन कौन से दो राइट्स हैं जिन औरतों ने 2005 वाले एक्ट का सहारा लिया है? मतलब ये जो औरतें सरवाइव कर पाई हैं, वायलेंस को कैसे झेल पाई हैं। सो द न्यू लॉ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000 रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ वुमन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। पहले तो ये फर्स्ट लॉ औरतों के लिए पास हुआ है 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें औरतें किसी भी घर में प्रोटेक्शन के साथ रह सकती हैं। दूसरा लॉ कौन सा पास हुआ है औरतों के लिए? दूसरा है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस लॉ के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है हर किसी का इक्वल शेयर होगा, ठीक है। सो ये 2 औरतें नहीं, ये सबके लिए ये लॉ है, ऐसे नहीं। सो यहाँ देखो डोमेस्टिक वायलेंस को पहले डिफाइन करना है आपको। सो डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करने के यहाँ से यहाँ तक आप डिफाइन करोगे, ये पूरा डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। और उसके बाद इसके 2 राइट्स हैं जिसने इन डोमेस्टिक वायलेंस से सेव किया है औरतों को। कौन सा लॉ है? पहला तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, दूसरा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। फिर क्वेश्चन 3 है, ये है आपका पेज 48 एनसीईआरटी के अंदर ही। कैन यू लिस्ट 1 प्रोसेस दैट वाज यूज्ड टू मेक मोर पीपल अवेयर ऑफ द नीड फॉर दिस लॉ। ये लॉ लागू होना चाहिए तो और लोगों ने क्या किया? सो लोगों ने पब्लिक डिस्कशन किया। आंसर है पब्लिक डिस्कशन। डिस्कशन करते करते ये लॉ पास हुआ। फ्रॉम द स्टोरी बोर्ड गिवन ऑन टेक्स्ट बुक 46, 47, 48 कैन यू लिस्ट 2 डिफरेंट वेज इन विच पीपल लॉबीड पार्लियामेंट। ऐसे 2-3 स्टोरीज दी हुई हैं। पेज 46 पे एक स्टोरी है, 47 पे, 48 पे स्टोरी है। सो कैसे लोगों ने अपनी बात पार्लियामेंट तक पहुंचाई। सो फर्स्ट डिबेट करके, ठीक है, बहस करके, और सबमिशन ऑफ डिमांड, दूसरा मतलब वो लेटर लिख के या सब डिमांड करके। क्वेश्चन 5, इन द फॉलोइंग पोस्टर, ये है पेज 48 पे। इन द फॉलोइंग पोस्टर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री। ये एक पोस्टर है जिसमें एक, देखो यहाँ पे ये एक पोस्टर है जिसमें एक मर्द है, एक औरत है, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है इक्वल रिलेशंस आर वायलेंस फ्री, और नीचे लिखा हुआ है बराबरी हिंसा से मुक्त, लिखा हुआ है बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त, ठीक है। सो ये पोस्टर क्या दिखा रहा है? सो ये पोस्टर दिखा रहा है इक्वल रिलेशनशिप्स मीन्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय इक्वल राइट्स इन द फैमिली। मतलब इक्वल रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों पति पत्नी दोनों का इक्वल राइट्स है किसी भी फैमिली में। नाइदर ऑफ देम शुड सप्रेस, कोई भी किसी को दबाए नहीं। सच रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज वायलेंस फ्री, और ऐसे ही रिलेशनशिप्स बिना हिंसा के होते हैं बिकॉज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ केयर फॉर वन अनदर, ठीक है। सो ये पोस्टर ये दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, रीड द न्यूज़पेपर, वॉच न्यूज ऑन टीवी फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक आप न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो,
और अनपॉपुलर लॉज, जो कभी कोई गलत लॉज पास हुए हैं तो लोगों ने किस किस तरह से प्रोटेस्ट किया। सो लिस्ट 3 फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। कौन से 3 तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। ये क्वेश्चन है पेज 50 पे आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के पेज 50 पे क्वेश्चन है। किस किस तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है। तो पहला है हंगर स्ट्राइक, ठीक है, आपके पेज 50 पे ये हंगर स्ट्राइक का फोटो भी बना हुआ है। हंगर स्ट्राइक करके वही भूख हड़ताल पे उतर आओ। दूसरा है धरना देके, ठीक है, एकदम बीच में बैठ जाओ सड़क को ब्लॉक करके, रैली निकालो, या तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक चलते जाओ। सो ये हंगर स्ट्राइक है, धरना और रैली। सो ये 3 तरह से आंसर में 3, हंगर स्ट्राइक, धरना और रैली, ठीक है। सो ये 3 तरीके से पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है। सो दीज वर द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी। सो वी एंडेड दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। और ये जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, ये 6 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, इसलिए मैंने करा दिए। आपको लिखने हैं, पॉइंट्स सारी लिखनी है अच्छे से। एंड प्लीज डू व्हाट्सएप मी। थैंक यू।